आई होप काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए प्रैक्टिस सेट में मैं आपके सामान्य अध्ययन में जो 5 प्रकार के यहाँ पे प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे 5 सब्जेक्ट से, वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि मैथ्स और रीजनिंग करवाया जाए कि नहीं, तो यहाँ पे कमेंट्स आए थे कि मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट किया जाए। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें, मैथ्स के 20 सवाल और रीजनिंग के 20 सवाल ऐसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जो कि आएंगे, और प्रैक्टिस सेट में भी इस तरीके से दिया गया है जहाँ से यही आयास लगाए जा रहे हैं कि 20 सवाल मैथ्स के और 20 सवाल आपके रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आज हम बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। 15 टोटल प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जब तक आपके एग्जाम्स होंगे 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए मैथ्स के पूरे कंसेप्ट को। और साथ ही साथ जो यहाँ पे अलग से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण में कुछ घर में यूज वाले स्थिति मतलब कई तरीके की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसकी वीडियोज़ भी मैं डाल रहा हूँ, और शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको बता रहा हूँ। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए इसके भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो वो सब आप जाके देखिए। यहाँ पे कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि मॉडल प्रैक्टिस सेट पहले की बात करेंगे, जिसमें गणित और क्षमता परीक्षण मींस रीजनिंग, टोटल 40 प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए गणित में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन अच्छे से समझा के चलूंगा। सबसे पहले प्रश्न है करड़ी यहाँ पे फाइंड करना। ठीक है, निम्न में से कौन सी करड़ी है? एक चीज समझिएगा, करड़ी का मतलब जिस संख्या पे रूट लगा हो, कहने का मतलब ये चिन्ह जहाँ पे लगा हो ना, उसे करड़ी कहा जाता है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसे में जो है करड़ी कौन सा है, ये चीज़ चलिए बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड, है ना। जब क्वेश्चन को शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इरेज वगैरह भी करना पड़ता है ना। चलिए, ये जो करड़ी वाला प्रश्न है इसमें मैंने आपको बताया कि रूट लगा होना चाहिए। ठीक है, अब रूट जैसे देखिए 64 है। अब आपके सामने यहाँ पे रूट 64 दे रखा है ना, तो देखिए रूट 64 को अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो कहीं ना कहीं 8 हो जाता है। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 8 हो जाता है। ठीक है, फिर अगर रूट 20 और रूट 45 को अगर हम हल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रूट अगर सेम रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा, और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, है ना। 30 आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी रूट नहीं है, यहाँ पे भी रूट नहीं है, तो ये तो भैया करड़ी नहीं है। ठीक है, तीसरे अगर हम बात कर लेते हैं तो 8 रूट 10, 8 रूट 10 है, और डिवाइड लगा है। डिवाइड का मतलब होता है बटे में 4 रूट 15 हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे केस में इसको जब हम हल करने चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए 2/1 हो गया, लेकिन 2 के साथ यहाँ पे ये है, इसको भी देखिए रूट सेम है, कट जाएगा तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दूना 10, तो ये कहीं ना कहीं 2/3। अब ये नहीं कटेगा, मतलब रूट यहाँ पे क्वेश्चन में अभी बना है, ये फाइनल रूट नहीं हटा है। तो ऐसे केस में जहाँ भी रूट बचेगा लास्ट में वो करड़ी हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप। करड़ी शब्द जैसे ही आएगा यहाँ पे तो वहाँ पे अगर रूट बच रहा है तो ठीक है, नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपको लगा देना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कहता है कि √3 - 1 है, फिर अपॉन में √3 + 1 है, फिर इक्वल टू a + b √3 है, जिसमें से a तथा b का मान निकालना है आपको। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्न में करेंगे क्या, ये वाला आप क्वेश्चन देखिएगा। देखिए √3 - 1 है, अपॉन में √3 + 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न में एक्चुअल में करते क्या है, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें एक तरीके रेशनलाइज करेंगे हम लोग। रेशनलाइज मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए जो नीचे वाली हर होती है हमारी चीज़ें, उसमें साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे √3 - 1 अपॉन √3 - 1, लेकिन बराबर में a + b √3 है, तो बराबर में a + b √3 तो दिया ही है। ठीक है, चलिए आगे हल कर लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3 - 1 कहीं ना कहीं ये जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले √3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। ठीक है, 3 बच जाएगा। फिर √3 जो है -1 से हो जाएगा, तो -√3 यहाँ पे आएगा। फिर -1 √3 से होगा, फिर -√3 यहाँ पे बन जाएगा। फिर -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं +1 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये √3 इन दोनों से एक बार होगा, फिर ये वाला इन दोनों से होगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अपॉन में कर देंगे √3 + 1, √3 - 1 हमें पता है अगर a + b होता है या a - b होता है तो ये a² - b² हो जाता है। तो ऐसे में √3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 बचेगा।
जब रूट का स्क्वायर होता है रूट हट जाता है, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही बच जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे, ये फर्दर a प्लस बी रूट 3 ये चलता रहेगा साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो 3 1 4 पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा और ये माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा, तो 4 माइनस 2 रूट 3 यहाँ पे बचा और बटे में 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 4 और 2 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 2 यहाँ पे बचेगा 2 माइनस रूट 3 और अपॉन में 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 2 2 काट देंगे, तो ऐसा बचेगा 2 माइनस रूट 3 बराबर में a प्लस बी रूट 3 हमारा चल ही रहा है साथ में। ठीक है, ये दोनों चल ही रहा है। फिर क्या करेंगे, देखिए इसको कंपेयर करते हैं, रूट 3 वाला रूट 3 से कंपेयर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं रूट 3 के पास b है और यहाँ पे कुछ नहीं है, -1 है, -1 इक्वल टू b आ गया और a के बराबर 2 है यहाँ पे, तो 2 बराबर a हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गई, a बराबर 2 यहाँ पे है और b बराबर -1 b बराबर -1। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे जो ये हर होता है नीचे वाला होता है, इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों सेम थिंग से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसको a प्लस बी रूट 3 से कंपेयर कर लेंगे, a और b का यहाँ से मान देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो आसानी से। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रश्न 3 की, जिसमें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ निकालने की बात हुई है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज वाले जैसे हमने आपको बताए थे, चतुर्भुज वाले प्रश्न हो गए, षटभुज वाले प्रश्न हो गए, तो ये प्रश्न जो है ना बराबर देखने को मिलते हैं। शॉर्ट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, शॉर्ट वीडियो मैंने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा ये चीज़ यहाँ पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यदि उसकी एक भुजा की माप a है। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब आपको बता दें, जो इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। अब देखिए इस जो इक्विलेटरल होता है ना, एक्चुअल में इसकी जो बात करें, जो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है कहने का मतलब, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो √3/4 होता है और यहाँ पे होता है साइड का स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे भैया बता रखा है कि जो माप है, एक भुजा का माप है, जो साइड है a है, तो ऐसे केस में √3/4 हो जाएगा और साइड a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ करना कुछ नहीं था, सिर्फ जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में साइड की जगह जो है a रख देना था, जो कि a यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। एक चतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा उसे परिमाप में इस पैरीमीटर की बात कर रहा है, तथा उसकी एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए चतुर्भुज यहाँ पे बनाया हमने। ठीक है, चतुर्भुज यहाँ पे बना लिया, जिसकी साइड्स को मापन कर देते हैं हम लोग a b c d। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक विकर्ण मीन्स यहाँ पे जो डायमीटर इसकी बात कर रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे विकर्ण की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया है। फिर इसी तरीके से इसको भी इधर हम बांट लेते हैं और बीच में पॉइंट O हो जाएगा। जब देखिए 8 सेंटीमीटर कोई विकर्ण है तो इसकी जो टूटेगा तो ये 4 में बटेगा, 4 इधर बट जाएगा और 4 इधर बट जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन पे चौड़ा कर लीजिएगा अगर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये इस तरीके से आपका फिगर बन गया। अब बात कर रहा है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाप कितना, 20 सेंटीमीटर है। जहाँ तक बात करें अगर समचतुर्भुज की जो परिमाप यहाँ पे होता है ना, वो होता है 4a, 4 इंटू साइड होता है बराबर परिमाप होता है, लेकिन परिमाप यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है। तो यहाँ a हमारा निकल जाएगा 4 पंचे 20, a बराबर 5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। परिमाप में a जो साइड थी वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। कहने मतलब ये जो साइड एक ना, ये 5 सेंटीमीटर हमारी निकल गई। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। अब बात कर रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसका पूरा हमें निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल की एक फॉर्मूला होता है, इसमें आपको बता दें फॉर्मूला होता है जो हाफ होता है। ठीक है, हाफ इंटू डायमीटर 1, इंग्लिश में कहे तो रोम्बस इसको कहा जाता है, डायमीटर 2, मतलब एक डायमीटर ये, एक डायमीटर ये। तो यहाँ पे एक डायमीटर तो 8 हमको पता है और दूसरा डायमीटर उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे AOB। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और यहाँ पे एक डायमीटर तो 4 पता है और दूसरा निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 5 इधर साइड पती है, 4 पता है, एक साइड नहीं पती है, तो यहाँ से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगर हम निकालने का प्रयास करें तो कौन सा ले लेते हैं, ट्रायंगल AOB अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे मुझको मिल जाएगा AB स्क्वायर, जो कि सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड पहले होती है, फिर छोटी साइड का स्क्वायर प्लस छोटी साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब AB मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा। OA कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, क्योंकि मैंने 8 को तोड़ा था, 4 चौके 16 प्लस OB कितना रखा, OB कुछ नहीं दे रखा है, तो OB स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो ये जाएगा इधर 25 - 16 बचेगा 9 बराबर OB का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा, बन जाएगा रूट, तो ये बचेगा 3, OB बराबर 3 कितना आ गया,
OB बराबर यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो OB कितना था, ये वाली हमारा अगर 3 मिल गया तो इसको जब डबल कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 6, मतलब एक डायमीटर 6 मिल गया, एक डायमीटर 8 मिल गया। फॉर्मूला था हाफ इंटू डायमीटर 1 मतलब 8, डायमीटर 2 इंटू 6, 2 चौके 8, 6 चौके 24, तो टोटल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे मुझको मिल गया। क्या चीज़ मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब समचतुर्भुज एक रोम्बस होता है इंग्लिश में कहें तो, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हाफ हो जाता है और डायमीटर 1 इंटू डायमीटर 2 होता है, लेकिन वहीं पे अगर परिमाप मीन्स पेरीमीटर की बात करें तो 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करके इसको लगा लेना है। फार्मूला मेन चीज़ है, फार्मूला आपको याद रखना ही रखना होता है, ठीक है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपके जो भी प्रश्न है ना आप कर नहीं पाओगे एक्चुअल में, ठीक है। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, जैसे कि चतुर्भुज है, सब चतुर्भुज है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, और आपके एरिया है, स्क्वायर है, क्यूब है, ये सब के जो फॉर्मूले हैं ना इसको मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा फिलहाल के लिए। और अगर इसके ऊपर जो है आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे हम चल लेते हैं 5 पे। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नियमित षटभुज की एक भुजा का माप जो है 4 इकाई है, ठीक है। एक नियमित षटभुज की वो जो भुजा का माप है वो 4 इकाई है, यहाँ पे ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर 5 में हम लोग देख लेते हैं। एक नियमित षटभुज की बात कर रहा है। अब देखिए षटभुज की अगर हम बात करें तो जो षटभुज का क्षेत्रफल होता है ना, एक चीज़ जान लीजिएगा, जो षटभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्षेत्रफल हो जाता है यहाँ पे जो षटभुज का क्षेत्रफल है वो 6 गुणे करके होता है, 6 गुणे √3/4 और यहाँ पे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। षटभुज का जो क्षेत्रफल है वो 6 गुणे √3/4 भुजा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर समबाहु त्रिभुज की मैंने बात किया था √3/4 था, लेकिन षटभुज की बात आएगा तो 6 गुणे लग जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए भुजा 4 इकाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो भुजा 4 इकाई है तो भुजा की जगह 4 रख देंगे तो आपके सामने जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु Q से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त का कहने का मतलब यहाँ पे सर्कल की बात कर रहा है, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। वृत्त की बाहरी बिंदु Q की बात हो रही है तो एक बिंदु यहाँ पे बाहर कहीं बना लेते हैं हम लोग Q, ठीक है। Q से एक रेखा स्पर्श की जा रही है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो भैया यहाँ पे वृत्त के ऊपर एक रेखा, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है। और यहाँ पे वृत्त का भी एक पॉइंट बीच में ले लेते हैं O, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे करा देते हैं मैच, ठीक। अब इसको यहाँ पे करा देते हैं मैच, ठीक। तो यहाँ पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो फिगर कुछ यहाँ पे फिगर यहीं पे आके एंड करेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल फिगर हम लोग बनाएंगे तो फिगर जो है ना यहीं पे आके टिल्ट करता है, कहने का मतलब ये है कोई भी अगर आप फिगर बनाते हो इसके ऊपर तो फिगर यहीं पे आके टिल्ट कर देता है, कुछ इस तरीके का फिगर बनता है, ठीक है। तो ये जो एंगल हो जाता है ना ये एंगल हमारा 90 अंश हो जाता है, ठीक है। अब ये Q पॉइंट है, इसकी जो इन्होंने लंबाई बताई वो 24 सेंटीमीटर बता रखी है, ठीक है। और फिर बीच वाली लंबाई इन्होंने 25 सेंटीमीटर बता रखी है, ठीक है। दो चीज़ मुझको पता लग गया। अब ये पूछ क्या रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या मीन्स कि ये जो आप रेडियस देख रहे हो ना, ये पॉइंट P हमने लिया था, ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये जो 90 अंश जहाँ से खींची थी इस वाली लाइन की त्रिज्या बतानी मुझको, ठीक है। इस वाली लाइन कहने का मतलब लेंथ बताना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल मेरे को मिल गया, तो ट्रायंगल जब भी मिल जाए ना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। POQ की बात करते हैं, POQ ट्रायंगल की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो इसमें क्या चीज़ आपको मिल जाएगा, सबसे पहले OQ का स्क्वायर, ठीक है। OQ का स्क्वायर क्योंकि OQ बड़ी लाइन है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर आती है PQ का स्क्वायर, PQ के बाद जो है यहाँ पे PO का स्क्वायर, ठीक है। दो चीज़ देखने को मिलेगा। अब देखिए OQ बड़ी लाइन है 25 है तो 25 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, PQ 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, PO मुझे पता नहीं है, PO निकालना है तो PO का स्क्वायर लिखते हैं। 25 का स्क्वायर 625 यहाँ पे हो जाता है जैसा कि आप सब जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर नहीं याद है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, रुकिए बताते हैं आपको। ऐसे केस में इसको सिंप्लिसिटी कर लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 25 है तो इसे 25 और माइनस इधर ले आएंगे 24, दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर P स्क्वायर। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक फार्मूला पता है A + B हम लोग कर लेते हैं, 25 + 24 कर लेते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है A - B, 25 - 24, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको। फिर PO स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 25 24 अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 49 और यहाँ पे सिर्फ 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है और 49 हो जाएगा और बराबर बचेगा PO स्क्वायर। स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे इधर लगेगा रूट, तो 7 बराबर PO बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शंस में ऐसा दिया हुआ है, देखिए 7 सेंटीमीटर ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। ट्रायंगल जैसे ही आपको मिले, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही ट्रायंगल आपको मिले तुरंत आपको करना क्या है,
तुरंत जो है आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना। दो साइड्स आपको पता है, तीसरी साइड आप तुरंत जो है उसको अप्लाई करके पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है मैथ्स आराम से किया जाता है, ठीक है। काफ़ी टफ नहीं आती है, लेकिन बस थोड़ा सा समझने की बात होती है एक्चुअल में। प्रश्न नंबर 7 आते हैं, यदि वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या एक्चुअल में होगी क्या, ठीक है। वृत्त का परिमाप मीन्स पेरीमीटर और क्षेत्रफल, तो कहीं ना कहीं सर्कल का अगर हम यहाँ पे बात करें क्षेत्रफल की तो इसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर यहीं पे परिमाप की बात करें तो 2 पाई आर कहा जाता है। दोनों अगर बराबर होगा तो पाई से पाई एक बार जो है कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो आर बराबर 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में 2 इकाई आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। वृत्त जिसका केंद्र O है, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, जैसा कि नॉर्मली होता है, फिर इसकी 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेखाएं, एक PA हो गया और एक PB हो गया, ठीक है। P इधर ले लेते हैं, A और B, ठीक है। 2 रेखाएं हो गई, बिंदु B से खींची गई हैं, ठीक है, मैंने खींच लिया, जो आपस में 80 का कोण बनाती हैं, आपस में 80 का कोण बनाती हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये वाला कोण भैया 80 बता रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए 80 का कोण यहाँ पे बन गया। फिर POA बताना, अब POA बताना मतलब ये वाला अंश इनको बताना, POA, ठीक है। तो इसको भैया जोड़ने की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा, ये हो जाएगा 90 अंश जैसे होता है। POA यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे केस में करते क्या, देखिए APB की बात करें यहाँ पे तो 80 डिग्री यहाँ पे टोटल मेरे को मिला, जो कि क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं APB कितना मिला है, 80 यहाँ पे मिल चुका है हमें, ठीक है। फिर APO की बात कर रहे हैं, APO की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं APO की, तो अगर 80 है तो ये आधा एंगल तो है, हाफ ही एंगल तो है, तो ऐसे केस में जो APO मिल जाएगा हाफ एंगल, वो मिल जाएगा 40, ठीक है। 80 का कितना होगा, 40। अब बात कर रहे हैं PAO। PA मुझे यहाँ पे पता ही है कि जो एंगल है PAO ये भैया 90 होता है नॉर्मली, अगर कोई भी लाइन खींची जाती है। 3 चीज़ मुझको मिल गया। अब ट्रायंगल PAO को ही यहाँ पे हल कर लेते हैं, तभी मुझको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए POA में अगर देखा जाए तो PAO मतलब A एंगल एक बार, फिर O एंगल एक बार, और फिर यहाँ पे P एंगल एक बार। इन तीनों को करेंगे ऐड। जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है A यहाँ पे 90 अंश है, लेकिन POA हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे एंगल A 90 अंश है, लेकिन एंगल POA हमें नहीं पता है। और OPA बात करें अगर OPA, ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल गया मुझे, यहाँ पे 40 मिल गया, ठीक है, 40 मिल गया बराबर। अगर तीनों एंगल का जो जोड़ होता है किसी ट्रायंगल का वो 180 होता है। ऐसे में P यहाँ पे 9 4 देखा जाए, 9 4 13, 130 प्लस एंगल POA बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। अब POA निकालने के लिए 130 को इधर भेजना पड़ेगा। जब हम लोग इधर भेजेंगे तो 180 माइनस 30 बचेगा 50 डिग्री, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये मुझे मिल गया 50 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इस्तेमाल क्या किया कि पूरी डिग्री यहाँ पे 80 थी, लेकिन जब हम एक ही ये वाला सिर्फ ट्रायंगल ले रहे थे, ये वाला ट्रायंगल सिर्फ ले रहे थे, तो इस 80 का हाफ करके इसको बना दिया 40, ठीक। अभी जब 40 बन गया और ये जब 90 बन गया तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो जोड़ होता है 180 होता है। तो 180 में यहाँ पे हम लोग जोड़ के इसको माइनस कर देंगे, 90 9 4 13 और 180 माइनस 13 50 आ जाएगा आराम से, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास होता है। जो एंगल्स वाले होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं एंगल्स, ठीक है, कहीं अलग से नहीं आते, एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं एंगल्स। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है युग्म समीकरणों kx + 4y/5, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है kx + 4y/5 है बराबर 5 है, और 3x + 2y बराबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना मैं k की वैल्यू, ठीक है। ऐसे केस में k की वैल्यू, तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें हम लोग इसको कर देते हैं माइनस, सिंपल सा, ठीक है। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे को ऊपर रख के जो है यहाँ पे कर देते हैं माइनस, ठीक है। चलिए अगर देखा जाए एक तरीके से, तो अगर इसको देखिए अपॉन में भी करके निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका और होता है, जैसे कि A1 अपॉन जो है A2 हो जाता है, B1 अपॉन B2 हो जाता है, प्लस C1 अपॉन C2 हो जाता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक दूसरे को कंपेयर करके। अगर यहाँ पे देखा जाए A1 K हो जाएगा, K/3 हो जाएगा, B1 4/2 हो जाएगा, और C1 5/5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको ऐसे हल करेंगे एक्चुअल में, तो यहाँ से भी वैल्यू निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 में से 5 गई, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 में से यहाँ गई 2y हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो k-3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ना करके ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे यही वाला हम लोग सिर्फ अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब ऐसा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा k/3 = 2 बराबर 5 में से 5 1 बचेगा। तो यहाँ पे जब 3 इधर भेज देंगे तो k बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। लगेगी दोनों फार्मूले, माइनस करके भी ये वाले, लेकिन कहीं कहीं ये वाला अप्लाई हो जाता है, कहीं कहीं माइनस वाला अप्लाई हो जाता है। तो आपको चेक कर लेना दोनों, ठीक है।
कौन सा अप्लाई करना है। अगर सिंपली के पूछ रहा है तो ये वाला अप्लाई कर लीजिएगा। अगर के नहीं दिया है फिलहाल के लिए, अगर एक्स या वाई पूछे तो ऐसे केस में क्या करना होता है, दोनों को माइनस कर देना होता है एक दूसरे के ऊपर रख के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक रीजनिंग का सवाल देखने को मिला, यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है, ठीक है। पिता और पुत्र का आयु का योगफल मीन्स जो एडिशन है 40 है और अंतर 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं जो पिता की आयु है, ठीक है। पिता की आयु हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो पिता की आयु है वो x वर्ष मानते हैं और जो पुत्र की आयु है वो हम लोग यहाँ पे y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग का प्रश्न काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एडिशन कहा था, पिता और पुत्र को अगर हम जोड़ेंगे तो 40 बनेगा और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 बनेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे में जो है यहाँ पे इन दोनों समीकरण को हल करते हैं, ये वाला फार्मूला पहले वाले तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिलेगा 2x और y से y कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को 60, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30। तो अब यहाँ पे पूछा क्या था एक्चुअल में, पिता की आयु क्या होगी, तो पिता की आयु देखिए साफ साफ निकल गई। x कौन था भैया, x हम लोग पिता लेट किए थे, तो पिता कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से जो है कर सकते हो, ये जो रीजनिंग वाले सवाल होते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर आ जाते हैं हम लोग 11 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। 11 कह रहा है कि यहाँ पे सिक्कों वाली बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सिक्कों वाली। देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि एक थैले में 50 और 25 के कुल 99 सिक्के हैं। कितने भैया, प्रश्न नंबर 11 में टोटल 99 सिक्के हैं, ठीक है। यदि उनका कुल मूल्य 33.50 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अलग अलग होगी, ठीक है। अब देखिए 50 पैसों की जो संख्या है उसको मान लेते हैं x, जो 50 पैसों की संख्या है उसको मान लेते हैं हम लोग x यहाँ पे, ठीक है। फिर 25 पैसों की भी यहाँ पे संख्या है ना, तो 25 को भी मान लेते हैं, 25 पैसे ये भी x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि अगर दोनों का एडिशन देखा जाए, क्योंकि दोनों को मिला के 25 को y मानते हैं, तो x प्लस वाई अगर दोनों को मिला के देखेंगे तो कितने बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल 99 सिक्के बन रहे हैं। समीकरण 1 हमारा ही हो गया, ठीक है। अब ऐसे केस में फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है 50 और 25 के सिक्के जो थे वो किसके बराबर हैं, इनका कुल जो मूल्य है 33.50 है, ठीक है। तो यहाँ पे 50x ऐसा कह सकते हैं, 50x और टोटल सिक्के हम लोग यहाँ पे 100 ले सकते हैं और 25y और टोटल सिक्के हम लोग 100 ले सकते हैं। कितना हो जाएगा 33.50 यहाँ पे आपका टोटल। इसका रुपए में बदलना है तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 तो कॉमन आएगा, फिर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या बनेगा 50x प्लस 25y और यहाँ पे आपका जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 33.50 हो जाएगा, ठीक है। 33.50 हो गया। अब इसको करेंगे हल, ठीक है। हल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 25 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 25 कॉमन लेंगे तो 25 दोनों 50 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 134 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 134। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2xy यहाँ पे हो गया और यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे हो गया। दोनों के समीकरण को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई था इक्वल टू 99 था, ठीक है। अब इन दोनों को करते हैं हल, जब माइनस करेंगे y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपल से x बटा 35 मिल जाएगा। कितना x मिल जाएगा 35, ठीक है। और जब x 35 मिल गया तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने इस्तेमाल किया था कि 99 पैसे वाले जो समीकरण था ना उसमें इसको रख देंगे ले जाके, ठीक है। जो 35 प्लस वाई करके आया था, है ना, 35 प्लस वाई करके आया था, तो ऐसे केस में इसको ले जाकर वहाँ पे रख देंगे। तो x प्लस वाई जो केस था दोनों में, समीकरण 1 में और समीकरण जो 2 था, दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं x को 35 को रखेंगे, ठीक है। जब x पे 35 को रखेंगे तो 35 प्लस वाई हो जाएगा और प्लस पे कितना था 99 था, तो y हमारा निकल के आ गया कितना 64। y कितना निकल के आ गया 64। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। देखिए यहाँ पे 64 दिख रहा है ना, y और x हमारा 35 मिल गया। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ पे करना क्या था कि सिर्फ जो 50 पैसे वाला था उसको x मान लिया और जो 25 पैसे वाला था वो भी यहाँ पे x मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे तरीके से इसको कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि यदि √3, देखिए √3 के ऊपर 5 लगा हुआ है, ठीक है। √3 के ऊपर 5 लगा हुआ है तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले करते हैं ना, जो ये रूट होता है ना इसको 1/2 कहते हैं। तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 81। अब देखिए कहीं ना कहीं रूट के ऊपर चीज़ें जा रही हैं तो 81 का भी रूट बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो 81 का अगर हम बनाएंगे तो 3 का रूट लगा है, तो 3 के ही अगर हम समीकरण बनाएं तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 81। तो 3 की पावर यहाँ पे 4 बन के आ जाएगा 81, ठीक है। फिर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर √3 ऐसे है, ठीक है। तो 3 की पावर √3 ना लिख के हम लोग इसको 1/2 कर सकते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है।
चलिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं। कभी भी आप लोग देखिएगा जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो इस हिसाब से 5.2 + 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी देखिए सबका बेस सेम है, n + 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 चलते हैं यहाँ पे, 4 2 8, 8 5 13/2 हो जाएगा यहाँ पे, 13/2। और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, n, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है, पावर कंपेयर हो जाएगी, 13/2 बराबर n + 3/2, ठीक है। n की वैल्यू निकालेंगे, 3/2 को इधर भेज देंगे तो 13 - 3 10/2 आ जाएगा, जिसमें से 2 पंचे 10, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो 81 है ना, इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जो बेस होता है हमारा ना, तो बेस को मेंटेन करना होता है। कहने का मतलब बेस जो होता है ना, बेस को ही मतलब अगर आप सेम कर लेते हैं तो पावर जो है आपकी आसानी से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में प्रयास ये किया जाता है कि जो बेस होती है ना, उस बेस को जो है हमें सेम किया जाए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग 13 की। 1 + x + x² और 1 - x³ का महत्तम समापवर्त होगा, मीन्स HCF की बात हो रही है, कॉमन चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है ना। कॉमन क्या होगा, HCF में एक्चुअल में कॉमन ही निकालना होता है। 1 + x + x², दूसरा 1 - x³। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो फार्मूला बनना है ना, ये बनना है a³ - b³ का। तो a³ - b³ क्या होता है जानते हो आप लोग, a³ - b³ होता है a - b और a² + ab + b² होता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं 1 - x³ को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a - b मीन्स 1 - x, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, a² मीन्स कि x², ऐसा तो लिख सकते हैं ना इसको, a² प्लस मतलब कि 1 का स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, और साथ ही साथ x + x² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी के रूप में 1 और x काम कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ऐसे केस में हम बात करें यहाँ पे, तो HCF दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 1 + x + x² और 1 + x + x², ये तो मिल रहा है कॉमन। तो कहीं ना कहीं यही हमारा कॉमन हो जाएगा, 1 + x + x²। जब भी महत्तम समापवर्तक की बात आए तो उसमें हमें ढूंढना होता है कॉमन, ठीक है, हमें क्या ढूंढना होता है, कॉमन। अगर कॉमन मिल गया तो वही हमारा HCF हो जाता है। ऐसे केस में ऐसे निकालेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्रॉपर्टीज ज़रूर याद करिएगा, a³ b³ वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ना, इनको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल जो है आपके बराबर बन रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 देख लेते हैं, सॉरी 14 देख लेते हैं, एक्चुअल में 14 कह रहा है। देखिए, दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक 12x² y² z तथा महत्तम 4xy, एक व्यंजन 4x² y है, तो दूसरा व्यंजन क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में जो है आपको अगर देखा जाए ना, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। फॉर्मूला है क्या, जैसे कि LCM ठीक है, LCM × HCF, P और Q, दो चीज़ें दी हुई होती हैं। तो LCM मेरे को यहाँ पे पता है, लघुत्तम 12x² y² z और महत्तम 4xy और एक वैल्यू पता है 4x² y। इतनी चीज़ें पता है, जैसे मान लीजिए Q नहीं पता है। अब इसको कर देंगे हल, क्या कर देंगे हल, क्योंकि 4xy को इधर भेजेंगे तो इधर भेज देंगे, 4x² y हो जाएगा, ठीक है, 4x² y हो जाएगा। तो x² यहाँ पे कट गया, y कट गया, 4 कट गया, ठीक है। तो बचा कितना 12, और यहाँ पे x y² z, 12x y² z, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला याद कर लीजिए, LCM × HCF, P × Q, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 15 करते हैं। द्विघातीय समीकरण के मूलों की संख्या होती है, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या क्या होती है, ये चीज़ बताना है। 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है, द्विघातीय में 2 होती है, ठीक है। यहाँ तक आपके 15 सवाल जो है कंफर्म हो गए। अब चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे हल कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए x² - 1 और x + 1 का सरलतम रूप है, इसको करना हमें हल, सिंपल सा, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए x² - 1 अपॉन x + 1 है ना, और प्लस में, एक सेकंड, x³ - 1 अपॉन x² + x + 1, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं हल हम लोग।
ठीक है। अब इसको हल करने के लिए एक्चुअल में करना क्या होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्क्वायर ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसा अगर लिख सकते हैं तो इसको अपॉन में एक्स प्लस वन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस में एक्स क्यूब माइनस वन, इसका एक फॉर्मूला भी हमने आपको अभी स्टार्टिंग बताया था कि एक्स क्यूब माइनस वन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला होता है, वो ए माइनस बी कहीं ना कहीं एक्स माइनस वन लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, तो एक्स माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर तो दिया ही है। ऐसे केस में एक्स प्लस वन यहाँ पे कट गया, बचा क्या एक्स माइनस वन, और प्लस में बचेगा जो आपका ये इससे कट गया एक्स माइनस वन, ये तो बच रहा है एक्स माइनस वन, और इक्वल में आपका बच रहा है एक्स माइनस वन, दोनों में तो वही चीज़ बच रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो x माइनस वन बच रहा है और जो x माइनस वन बच रहा है, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमने नहीं देखा था, यहाँ पे ये जो बीच में ना ये डिवीज़न है, तो डिवीज़न के केस में ये जब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स ये ऊपर ये नीचे चला जाएगा, तो x माइनस वन अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, वन अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो ऐसे केस में दोनों कट जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो आंसर आ जाएगा वन। ठीक है, आंसर आ जाएगा वन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और अपॉन में एक्स प्लस वन, और बीच में लगा डिवीजन, मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस वन, सॉरी अगर डिवीजन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, कोई चीज़ डिवीजन करते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब माइनस वन। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, नीचे एज इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए एक्स वन कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, आ गया आंसर नंबर 1। ठीक, प्रश्न नंबर 17, एक घनाभ के कोरे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। घनाभ जानते हो आप लोग, है ना, जो चौड़ा सा बनता है, घन से अपोजिट बनता है, उसको कहते हैं घनाभ यहाँ पे। ठीक है, अब ये बता रहे हैं भैया जो घनाभ है, घनाभ की जो यहाँ पे साइड वगैरह है बता रहे हैं, वो यहाँ पे कहने का मतलब इनका ये है कि जो कोरे हैं 3 है, 4 है और 12 सेंटीमीटर है। अब इनके विकर्ण की लंबाई निकालनी है। ऐसे केस में जब भी विकर्ण की लंबाई निकालते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी में कर देना पुट भैया, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। इसको जब आप ऐड कर देंगे तो 169 बनेगा। 169 किसका है, 13 का होता है, तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, एक कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो कमरे का पेरीमीटर, कहने का मतलब आयतन हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलिए तो आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। एक कमरे का क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला बनता है वो आयतन बराबर क्षेत्रफल और कमरे की ऊंचाई। ठीक है, फिर अब आयतन बराबर क्या बनेगा, आयतन क्या चीज़ दिया है यहाँ पे, कमरे के जो क्षेत्रफल है 48, क्षेत्रफल 48 दे रखा है और ऊंचाई 5 दे रखी है, करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 चौके 20, 200 और 5 40, 240, कितना आ गया 240। ठीक है, अब आप लगा देंगे 240 वर्ग मीटर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे सवालों में हमें करना होता है डेसीमीटर से मल्टीप्लाई। कितना, 1000 डेसीमीटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 और भैया 40 डेसीमीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर 3। जब भी कमरे के आयतन वाला सवाल आए तो डेसीमीटर से गुणा कर देना भाई साहब, नहीं तो सवाल आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे चलते हैं 19, एक बोतल की ऊंचाई तथा आधार दोनों 10% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन में वृद्धि होगा। समझ रहे हो, एक यहाँ पे बोतल है, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, बेलन की ये है। ठीक है, तो इसमें ऊंचाई लंबाई कितना भैया 10% बढ़ाया जाए, और जो आयतन है जो आधार है बेस, यहाँ पे भी 10% की बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम लेट 1 करते हैं, 1 का 10% निकालेंगे ना, कितना मिलेगा 0.1,
ये तो मिलेगा 10%। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, हम जो आयतन होता है सिलेंडर, वेतन बेलन मतलब सिलेंडर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, ठीक है। तो इसी में इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस का अगर हम जो नीचे वाली रेडियस है इसका जब हम 1% बढ़ाएंगे तो अगर 1 में बढ़ाएंगे तो 0.1 बढ़ जाएगा, ठीक है। आर का स्क्वायर हो गया। हाइट की अगर हम बात करेंगे, हाइट में 1 था और 1 बढ़ाएंगे तो 0.1 हो जाएगा और फिर हाइट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे केस में 1.1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर नहीं क्यूब करते हैं, है ना, स्क्वायर ही कर लेते हैं। पाई इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा हमें। एक चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पे जो आयतन में बढ़ोतरी हुई है ना, यहाँ पे जो फॉर्मूले 2 तरीके के इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पे मैंने इसे नॉर्मली फॉर्मूले बनाया, ठीक है, एक फॉर्मूला नॉर्मली मैंने बनाया, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला नॉर्मली था, कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर एस था, दोनों को इस्तेमाल करेंगे। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना, दोनों का यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, वृद्धि कितने की हो रही है। तो ऐसे केस में जो हमारा हो जाएगा पाई 1.331 आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसको करेंगे माइनस, जब एक माइनस हो जाएगा 0.331 बचेगा, 0.331। और इसको जो परसेंटेज में हम लोग निकालने जाएंगे, आर स्क्वायर एच तो रहेगा ही साथ में, ठीक है। परसेंटेज में निकालेंगे तो पाई जो डिफरेंस आया 0.331 आर स्क्वायर एच अपॉन में आपका एक्चुअल वाला जो होता है परसेंटेज ऐसे ही तो निकलता है इंटू 100, ठीक है। आर स्क्वायर एच पाई पाई कैंसिल। यहाँ पे अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 33.1, कितना 33.1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहला ऑप्शन 33.1% आ गया, ठीक है। तो आपके सामने अगर कुछ नहीं दिया है, वृद्धि बता रहा है 10% की, तो 1% पे आपको निकालना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे चल लेते हैं हम लोग, 19 के बाद 20 पे चलते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका कि एक समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली किसी एक भुजा के परिता घुमाने पर निर्मित आकृति होती है, ठीक है, एक निर्मित आकृति होती है। तो यहाँ पे आपके सामने बेलन है, प्रिज्म है, एक क्या चीज़ बता रहा है, समकोण त्रिभुज। इसको जब घुमाओगे भाई साहब ना, ये तो इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे क्या बन गया, शंकु। ऑप्शन नंबर 3। 21 है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये रीजनिंग का सवाल है। वायरस डिजीज से संबंधित है तो एक्सरसाइज किससे संबंधित होगा, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। अगर वायरस डिजीज से संबंधित है तो एक्सरसाइज किससे संबंधित होगा। ऑप्शंस है टहलना, जॉगिंग, स्वस्थ, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कौन सा हो जाएगा। तो भैया एक्सरसाइज हेल्थ से संबंधित होता है, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। पी क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो क्यू और आर का 48 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन बताइए भाई साहब, क्यू का वजन बताना है। चलिए पी क्यू आर तीनों का कितना है 58, औसत 3 का औसत मतलब 3/3, इसको इधर करेंगे 3 से गुणा, कितना आ गया पी क्यू आर का औसत वजन 8 तिरिक 24, 5 तिया 15 2 17, 174 kg, ठीक। इसी तरीके से पी और क्यू का औसत 2 का औसत है मतलब 2 से गुणा, 54 गुणे 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10। फिर क्यू और आर का औसत 2 है तो 48 गुणे 2, कितना आ गया 96। तीनों की वैल्यूज हमारे सामने आ गई हैं। अब हमें फाइंड करना है क्यू का वजन यहाँ पे फाइंड करना, ठीक है, क्यू का भार हमें फाइंड करना है। अब देखिए क्यू प्लस आर है, ठीक है, यहाँ पे क्यू प्लस आर यहाँ पे दे रखा है हमें। पी का भार अगर निकालने हम चलेंगे तो 174 माइनस 96, यहाँ अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा पी, तो 174 माइनस 96 कितना आ गया 78 किलोग्राम। यहाँ पे पी रख देंगे, 108 माइनस 78 कितना आ जाएगा, पूछा था क्या क्यूब पूछा था, तीनों को इस्तेमाल करके बनाना है। 78 माइनस करेंगे कितना बचेगा 30 बच जाएगा, कितना आ गया 30 kg आ गया, ठीक है। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हॉस्पिटल अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो स्कूल भैया किससे होगा, एजुकेशन से ही तो होना चाहिए, तो स्कूल आपका हो जाएगा एजुकेशन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 पे चलते हैं।
ई सी से बड़ा है, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है ना, ये भी जो है रीजनिंग का ही सवाल है। ई सी से बड़ा है तो देखिएगा, ई जो है सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है। देखिए ई सी से बड़ा है, ठीक है, जैसे कर रहा है लिखते चलेंगे। डी सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, ठीक है, परंतु ई से छोटा है। डी सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, ठीक। फिर ए बी सी से छोटा है, ए बी और सी से छोटा है। जो ए है भाई साहब ना, वो कहीं ना कहीं बी से और सी से छोटा है, दोनों से। सी बी से बड़ा है लेकिन जो सी है वो बी से बड़ा है, ऐसा यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब बताइए कौन सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक तीनों को रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ई बड़ा था सी से, ई सी से बड़ा था, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई सी से बड़ा है, इसको काट दो, ठीक है, ये चीज़ इसमें मर्ज हो गया। यहाँ पे सी मिला है ना, सी बड़ा है किससे, बी से, सी बड़ा किससे, बी से, बी बड़ा ए से, ठीक है। ये पूरा आपका बन गया इक्वेशन। पूछ कह रहा है कौन सबसे छोटा है, ए भाई साहब सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। मतलब जैसे बनाते चल रहे हैं उसको बना लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए फिर एक दूसरे को लिंक जोड़ते चला जाना है, ठीक है। 25 पे बात करते हैं, कोई पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 10 8 8 दे रखा है, तो यहाँ पे इसको हल करना है। देखिए रीजनिंग का सवाल है, 10 0 8 8 है, 9 3 6 7 है, कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पे एक देखिए 10 8 अगर हम 80 करते हैं तो 8 0 मिल गया, 80 लग गया, ठीक है। मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखेंगे 9 7 63 किया, देखो 6 3 मिल गया, ठीक है, पैटर्न मिल गया मुझको। 8 6 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। ये पैटर्न आपको ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया भैया प्रश्न नंबर 25। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। 26 में एक समद्विबाहुस त्रिभुज, एक समद्विबाहुस त्रिभुज ABC, यदि AB, चलिए बना लेते हैं यहाँ पे फिगर ABC, कितना हो गया ABC, ठीक। यहाँ पे बात कर रहे हैं ABAC 26 है, 26 है, तथा BC 20 है। क्षेत्रफल बताना, A + B + C अपॉन 2 होता है, सॉरी 2 होता है, ठीक है। ABC कितना हो जाएगा, 26 26 52 52 2 72 36 आ गया। S कितना आ गया 36। और ABC का अगर हम क्षेत्रफल निकालें किसी भी ट्रायंगल ABC का, तो क्या होता है, रूट में S S - A S - B और S - C, ये तो होता है। S हमारा 36 मिल गया, A 26, B 26, फिर C 20 हो गया, माइनस कर दो, आपका आंसर जो है आ जाएगा निकल के, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। अगर tan 15 और cot 15 का मान ज्ञात करना है, tan 15 cot 15, देखिए एक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ठीक है। पूरा हल नहीं करेंगे, आपको हम तरीका यहाँ पे बता देना, वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। tan 15 cot 15, ठीक है। ऐसे किस में करेंगे, देखिए tan 15 की अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको थोड़ा सा तोड़ सकते हैं हम लोग। tan को ऐसा लिख सकते हैं, tan 45 - 30 तो कर ही सकते हैं। दूसरी तरफ cot 45 - 30 तो कर ही सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या अगर और कहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 45 + 30, है ना। क्योंकि देखिए इसमें कई तरीके हैं, जैसे यहाँ पे tan 15 cot 15 था ना, इसको हम लोग जो cot 15 इसको tan 75 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई तरीके हैं, tan 75 भी लिख सकते हैं, और जब tan 75 लिखेंगे तो यहाँ पे tan 45 + tan 30 हो जाएगा, ठीक है। कई तरीके हैं यहाँ पे करने के। एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए tan A - B है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan A - tan B अपॉन में 1 + tan A tan B, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे अगर वैल्यू की बात करें तो जो tan 45 की अगर हम बात कर ले, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan अगर 30 की बात करें, tan 30 की वैल्यू यहाँ पे जो है आपकी 1/√3 हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को रख के आप लोग निकाल सकते हैं। फिर 28 पे चलते हैं। यदि sec थीटा 5x है, tan थीटा जो है 5/x है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। sec थीटा 5x है, tan थीटा 5/x है, ठीक है। तो वैल्यू क्या बताना है, sec और tan को यहाँ पे कर लेते हैं इस्तेमाल। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिएगा, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होती है प्रॉपर्टी। sec 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x का स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर 5/x 25/x का स्क्वायर बराबर 1। अब इसको हल कर लीजिए आराम से,
ठीक है। हल करने में क्या है, 25 कॉमन है, 25 को उधर भेज दो, तो यहाँ पे बचे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बच जाएगा, उधर जो है 1/25 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में इसको जो है आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं, ना तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए, 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, देखिएगा ध्यान से इस सवाल को। देखिए 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न में इसका ले लेते हैं भैया एलसीएम। ठीक है, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौके 16। ठीक है, 2 1 कम दे, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2 बचा 3, और फिर 3 1 कम 3, कितना आ गया, 2 दूना 4, 2 8 3 24। 24 मुझको मिल गया यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, 24 मिल गया यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, देखिए सॉरी 2 चौके 8 था, यहाँ पे 2 चौके 8 था, तो ऐसे केस में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4। जब 4 लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, तो 4 3 12, 12 दूना हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए 16 था, देखो एलसीएम में गलत हो गया यार, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 8 लेंगे तो यहाँ पे फिर 2 बचेगा, और फिर 2 एक बार ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48। ठीक, 48 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एलसीएम। ठीक है, 48 आ गया हमारा एलसीएम। अब बात करें प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो, तो 48 में कहीं ना कहीं 5 जोड़ लेते हैं, लेकिन 48 में x कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 400 और 500 बीच की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो जो संख्या बनेगी वो 48x + 5 बनने वाली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ है उसको हमें रखना है। अब x की वैल्यूज़ कुछ ऐसी रखे हैं हम कि 400 और 500 के बीच में जाए। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ कुछ ऐसी हमें रखनी है जो 400 और 500 के बीच में जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम रख के देख लेते हैं, मान लीजिए 10 रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम 48 × 10 करते हैं और +5 करते हैं, कितना हो जाएगा, 480 धन 5 485। ये 405 के बीच जा रहा है, ये तो हमारा सही हो गया। फिर यहीं पे एक कम 9 रख लेते हैं। ठीक है, अगर 48 गुणे यहाँ पे 9 रखते हैं तो मुझे को यहाँ पे क्या मिलने वाला, 437 मिलने वाला टोटल। 2 संख्याएं मुझे मिल गई। अब इनको कर देना ऐड, 7 5 12, 8 3 11, 11 1 12, और 4 4 8 1 9, कितना आ गया, 922। यही चीज़ हमें बताना था। ठीक है, यही चीज़ हमें बताना था। ठीक है, पहले हमने बनाया एक एलसीएम लिया दोनों का, फिर उसमें हमने x लगा दिया क्योंकि हमें उसी की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 शेषफल बच रहा था, वही 5 जो है ले जाके हमने उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, वही 5 हमने ले जाके ऐड कर दिया यहाँ पे, तो आपके सामने जो वैल्यूज थे वो निकल के आ गई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 की बात कर लें। a + b + c 14 है, ab bc ca 47 है, abc 15 हो, तो a³ + b³ + c³ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चाहिए फॉर्मूला। कौन सा फार्मूला, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a³ + b³ + c³ का। ठीक है, इसमें क्या होता है, a + b + c, फिर क्या हो जाता है, a² b² + c², माइनस में ab + bc + ca, फिर प्लस में 3abc। ये होता है भैया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो निकल के आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। यदि a b का पिता है, b c का पिता है, तो c किस प्रकार a से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहे हैं भाई साहब, a b का पिता है, a की बात करें, ये b का पिता है, a को ऊपर लिख देंगे, b को नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर b c का पिता है, b जो है वो c का पिता है, b भी पिता है पॉजिटिव, a भी पिता है पॉजिटिव। पिता को पॉजिटिव से करते हैं और माता को नेगेटिव से। ठीक है, a b का पिता हो गया और b c का पिता हो गया, b c का पिता हो गया। ठीक है, फिर किस प्रकार a जो c किस प्रकार a से संबंधित है, c किस प्रकार c से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं थर्ड जनरेशन आ गई। ठीक है, और जब थर्ड जनरेशन आ जाती है तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाता है, ऐसे केस में क्या हो जाता है, आपका पोता हो गया या तो पोती हो गई। ठीक है, पोता हो गया या तो पोती हो गई। ठीक है, ऐसे केस में यही हो जाता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे पोता नातिन है, पोता नाती है, तो यहाँ पे पोता पोती का ऑप्शन है कि नहीं, रुकिए एक बार देख लेते हैं हम। चलिए ये ऑप्शन मिल गया आपको, पोता पोती नाती नातिन, ये सभी पॉसिबल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर है। ACDF, ये रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, देखिए ACDF, फिर GIJL, पहले इसका हम लोग संबंध निकालते हैं। ठीक है, ए के बाद जी आ रहा है। ठीक है, A B C D E F G, 5 के बाद यहाँ पे जी आ रहा है।
ठीक है, 5 के बाद जी आ रहा है। सी के बाद आई सी, ए बी सी, डी ई एफ जी एच आई, ठीक, 5 के बाद आई भी आ रहा है, ठीक है, मतलब +5 यहाँ पे हो रहा है। डी के बाद जे करें, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे +5, मतलब +5 हम लोग कर रहे हैं तो वो दूसरा लेटर आ रहा है। सेम तरीके से अगर एम में +5 करें, एम एन ओ पी क्यू आर एस, कितना आ जाएगा, पहले तो आएगा एस, ठीक, फिर ओ की बात करें, ओ पी क्यू आर एस टी यू, एस के बाद आएगा यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन है, एस के बाद यू, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से उन श्रृंखला का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करती है। रीजनिंग का सवाल है। 214 के बाद यहाँ पे 200, 197, मतलब घट रही है गिनती, है ना, तो गिनती घट रही है तो कितने से घट रही है ये चीज़ देखना है। तो 214 माइनस 197 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना जा रहा है, यहाँ पे 17 जा रहा है। इसको इससे माइनस करेंगे कितना जा रहा है, 9 8 17, 8 7 15, ठीक है, 9 8 17, हाँ 18 जा रहा है। यहाँ पे माइनस करेंगे 19 जा रहा है। कहीं ना कहीं एक एक संख्या बढ़ते हुए घटती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 में एक जोड़ेंगे 20 और 20 घटाएंगे तो 140 बनेगा। तो है ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 140 है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 34 पे। प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी एक निश्चित रूप में समान है तथा एक असंगत है। असंगत का चयन करें। लोहा, चांदी, इस्पात, सोना। लोहा, चांदी, इस्पात, सोना, इसमें से असंगत कौन है ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोहे की बात कर लें, अगर हम सोने की बात कर लें, ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, ये भैया क्या है, धातु, ये हो गई धातु हमारा, ठीक है। लेकिन इस्पात की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन प्लस लोहा का मिश्र धातु होता है, ठीक है, तो इस्पात को अलग हो जाएगा। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक है, बनाते घनाभ, क्योंकि ऐसे प्रश्न भैया बिना घनाभ बताए हम लोग नहीं बता सकते इसका, ठीक है। ये बन गया घनाभ। सीधी रेखाएं बात करना है। देखिए 4 इसमें 4 इसमें, 4 चौके 16, सॉरी 4 4 8, 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे हो गई टोटल, आई होप यहाँ पे 4 4 8 और 4 3 यहाँ पे 12 निकल के आ गई, ठीक है, 12 हो गई, हाँ तो 12 ही होंगे इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा 12। 36 पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस बनाना है, यहाँ पे बनाना है आपको सीक्वेंस कैसे बनेगा ये देखिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे देखिए 0 है, फिर एक लंबी लाइन है, फिर छोटी लाइन है, फिर इसे स्ट्रेट कर दिया गया। ऐसे टिल्ट थी तो इसको खड़ा कर दिया गया, तो ये वाला फिगर बना, ठीक है। लेकिन जो 0 था डबल हो गया, फिर जब टिल्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे मतलब 45 डिग्री पे मुड़ा रहे हैं, और जो हमारा 0 था वो नहीं बढ़ा, आपकी लास्ट वाली गिनती बढ़ गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किस तरीके से बनेगा। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो अब ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से फिगर बन गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा कि जो पीछे पाई थी वो डबल थी, ठीक है, डबल हो गई, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पे जो गोली है उसमें चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 थी, अभी हो जाएगी 3। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 में हमारा ऑप्शन नंबर मैच कर गया, ठीक है। तो 36 में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। ये भी हमारे ख्याल से रीजनिंग का ही सवाल है। एक कूट भाषा में वैगाबोर्ड को लिखा गया है कि वैगाबॉन्ड को लिखा गया है, वैगाबॉन्ड, क्या लिखा गया है, NDVABOGA, ठीक है। V को N से यहाँ पे जो है अटैच किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें हम लोग तो NDVABOGA वैगा बॉन्ड, ठीक। देखो वैगा में VA को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया और ND को आगे ले आए, ऐसा किया इन्होंने, ठीक। साथ ही साथ हम लोग जो बनाना है उसको भी ले लेते हैं, प्रैक्टिस। चलिए
जो V था उसको यहाँ पे दूसरे स्थान पे कर दिया, दो दो का पेयर है ना, देखिए दो दो का पेयर है, V को सेकंड पेयर पे ले गए, तो हम लोग भी PR को जो है सेकंड पे, 4 पेयर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो PR जो पहला पेयर है इसको सेकंड पे ले गए, ND को पहले पेयर पे ले आए, यहाँ पे CE को पहले पेयर पे ले आते हैं हम लोग, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए जो BO है थर्ड पेयर पे ही है, यहाँ पे TI भी थर्ड पेयर पे है, जो GA था सेकंड पेयर उसको चौथे पे ले आए, तो AC को चौथे पे ले आए। क्या ऐसा कुछ बन रहा है? CEPR TIAC पहला ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 38, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है, वर्ग, चतुर्भुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज। इसमें से कौन सा डिफरेंट है, कहने का मतलब है ना, जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है, सॉरी समान है। तो वर्ग, चतुर्भुज सब में 4 दिशाएं होती हैं और इस तरीके से चतुर्भुज के समान है, ठीक है। चलिए 39वां बात करते हैं, दी गई आकृतियों में त्रिभुजा की संख्या ज्ञात की करें, ठीक है। किसकी? त्रिभुजा की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। चलिए इसका बताइएगा आप लोग। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज, 2 3 4, ठीक, 4, ये पूरा 5, ये पूरा 6, ये पूरा 7, ये पूरा 8, 9 10 11 12, कितना हो गया? 12। प्रश्न नंबर 40, यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, ठीक है। चलिए, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कुछ कलाकार, कुछ सभी व्यक्ति हैं, क्या है? प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। कुछ मीन्स थोड़ा सा अटैच करते हैं, तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। सभी प्रसिद्ध व्यक्ति सभी क्या हैं? करोड़पति हैं, ठीक। बताना क्या है, कौन सा निष्कर्ष सही है? कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, कोई भी जो प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, भैया गलत है। कुछ कलाकार करोड़पति है, कुछ कलाकार करोड़पति हैं, कुछ में आ ही रहा था, तो सेकंड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूरी प्रश्न 40 थे, जिसमें से आपके 20 प्रश्न रीजनिंग के लगभग थे और 20 जो है मैथ के थे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पे, क्योंकि मैं एक एक सवाल का कैलकुलेशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने करवाया। कल दूसरी प्रैक्टिस सेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है इसमें, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। क्लास आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई, कुछ समझ में आया कि नहीं पसंद आया, क्या चेंज करें, क्या बदलाव करें, क्या क्लास में कंटिन्यू करूं, क्योंकि ये पहली क्लास थी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैथ की क्लास नहीं लेने वाला हूं मैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।